जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हमने गुलाम वंश, आपका सैयद गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, ये सारे वंश को हमने पढ़ा दिया। हमने इससे पहले सैयद वंश को पढ़ाया। सैयद वंश के जो खिज्र खां संस्थापक थे उनके बारे में बताया। उसके बाद जो मुबारक शाह आते हैं उनके बारे में बताया। आज हम सैयद वंश के बाद जो आता है लोदी वंश, क्योंकि हमने बताया था कि दिल्ली सल्तनत पर पूरा 5 शासकों ने, 5 वंशों ने क्या किया, राज किया। हमने बताया था कि पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। तो बाबू आज हम 5वां लोदी वंश के बारे में जानेंगे। और लोदी वंश के बारे में जानने के बाद लोदी वंश जैसा ही खत्म होगा वैसा ही हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंशज थे हम उनके बारे में पढ़ लेंगे। फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फिर हम मुगल सल्तनत, मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल के बारे में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सब के बारे में जानेंगे। हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? लोदी वंश। आज हम किसके बारे में जानने जा रहे हैं? लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक कौन होते हैं? और देखिए, अलाउद्दीन आलम शाह को मारकर, अलाउद्दीन आलम शाह कौन था? सैयद वंश के अंतिम राजा, अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह थे। अलाउद्दीन आलम शाह का जो कार्यकाल होता है वो बहुत छोटा, ये लोग योग्य शासक नहीं थे। क्या मुबारक शाह के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं आए? और सैयद वंश में कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं था जो इसको घींच तीर कर अच्छा दिन तक ले जा सके। ये सब औसने ही अयोग्य शासक थे, क्योंकि देखा जा रहा था कि दिल्ली सल्तनत का अब धीरे धीरे अंत होने वाला, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का विखराव वहीं से स्टार्ट हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक से ही। क्योंकि वहीं से आप देखिएगा कि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य टूट गई थी। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अब देखिए बाबू, अलाउद्दीन जो आलम शाह होता है वो जब गद्दी पे बैठते हैं तो इनको मारकर बहलोल लोदी वंश का स्थापना कर देते हैं। मतलब सैयद वंश का अंतिम राजा, बस आप इतना याद रखिए, सैयद वंश के अंतिम राजा कौन थे? अलाउद्दीन आलम शाह, जिसको मारकर बहलोल लोदी गद्दी पर बैठता। फिर बहलोल लोदी अपना लोदी वंश का स्थापना करता। जो बहलोल लोदी था ने वो अपना लोदी वंश का संस्थापक है। देखिए, लोदी वंश 1451 से 1526 तक लोदी वंश चलता है। 1451 से 1526 तक क्या चलता है बाबू? लोदी वंश चलता है। और बहलोल लोदी इस लोदी वंश के संस्थापक होते हैं। बहलोल लोदी हैं जो बाबू लोदी वंश के क्या है? संस्थापक है। देखिए, बहलोल, लोल से आप बहलोल याद रखिएगा। और लोदी वंश क्या? लोदी वंश तो आप याद रखिएगा कि लोदी वंश के संस्थापक कौन? बहलोल लोदी। ये जो बहलोल लोदी होते हैं वो ज़्यादा योग्य शासक नहीं रहते। ये क्या, ज़्यादा योग्य शासक नहीं रहते हैं और ज़्यादा दिन तक ये अपने शासनकाल को नहीं चला पाते। कौन? आपके बहलोल लोदी। देखिए, इन्होंने क्या क्या किया? बहलोल लोदी ने समानता का सिद्धांत क्या किया? चालू किया। ये समानता के सिद्धांत पे चलते थे, सभी को समान दर्जा देते थे। बहलोल लोदी का सिद्धांत क्या था? समानता का सिद्धांत था बहलोल लोदी का। ये खुद को रईयते ए आला मानते थे। बहलोल लोदी खुद को रईयते ए आला मानते थे। रईयते ए आला कौन मानते थे अपने आप को? बहलोल लोदी। देखिए, ये बहलोल है लेकिन अपने आप को रईयते आला मानता था। इसने सिक्का चलाया। जानते बाबू, ये अपना सिक्का चलाता है जिसको बहलोली सिक्का कहते हैं। आप बकलोली से बहलोली याद रख सकते हैं। यह एक बहलोली सिक्का चलाता। कौन? तो आपका बहलोल लोदी। देखिए, ये अपने नाम पर सिक्का चलाएगा ना बाबू, तो इसका नाम क्या था? बहलोल लोदी। तो अपने सिक्का बहलोली लोदी चलाता है। सिक्का, इसका जो सिक्का होता है ये अपना चलाता है। ये जो लोदी वंश जो थे वे अफगान के थे। क्या थे? अफगानी थे। लोदी वंश के जो भी ये बहलोल लोदी हुए, सिकंदर लोदी, ये सब अफगान थे, अफगानी थे। देखिए, सैन्य अभियान जौनपुर पे ये क्या करते? आक्रमण करते। जौनपुर सैन्य अभियान
करते हैं। कौन? बहलोल लोदी क्या करते हैं? सैन्य अभियान करते हैं। कहाँ? तो जौनपुर सैन्य अभियान करते हैं और इसमें ये जीत जाते हैं। क्या करते हैं? जीत जाते हैं। आपको याद होगा कि जौनपुर को कौन बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक बनाया था ने। किसके? अपने चचेरे भाई के आदमी जौना खा के आदमी जौनपुर का निर्माण करवाए थे आपका ये फिरोज शाह तुगलक। यही सैन्य अभियान जौनपुर पे करते हैं बहलोल लोदी और जौनपुर को ये जीत लेते हैं। जौनपुर को जीतने वाले कौन थे? आपका बहलोल लोदी। उसके बाद ये क्या करते हैं? जौनपुर के जो राजा जो थे सरकी शासक थे। जौनपुर के जो शासक थे उन्हें सरकी शासक कहा जाता था। उस समय जौनपुर को शिक्षा का सिराज मानते थे। जो जौनपुर था उस समय उसको शिक्षा का सिराज माना जाता था। क्वेश्चन आएगा कि जौनपुर को क्या माना जाता था? शिक्षा का सिराज हम जौनपुर को मानते हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। देखिए, सैन्य अभियान जौनपुर हुआ जिसके शासक सरकी थे और इसे शिक्षा का सिराज माना जाता था जौनपुर को। उसके बाद बहलोल लोदी ज्यादा शासन नहीं करते हैं और बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी बैठते हैं गद्दी पर। बहलोल लोदी के बाद कौन? सिकंदर लोदी। ये सिकंदर लोदी जो होते हैं वो थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़ा बहुत सिकंदर लोदी काम करते हैं। तो क्या काम करते हैं? आइए देखिए। सिकंदर लोदी आगरा शहर का स्थापना किया। जो आप आगरा शहर अभी देख रहे हैं जिसमें ताजमहल है, जो आगरा शहर आप देखते हैं वो किसका स्थापना किया गया? कौन स्थापना किया गया है? इसको स्थापना कौन किया है? आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, फिर से समझिए। सिकंदर लोदी के द्वारा क्या किया गया? आगरा शहर का स्थापना। याद कर लीजिए। नहीं याद होता तो मेरे साथ बोलिए, क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। ऐसा पढ़िए कि क्लास में याद हो जाए। जब आप रिवीजन कीजिएगा तो ऊपर ऊपर से रिवीजन कीजिए, आपको याद रहेगा। क्या होगा बाबू? याद रहेगा। देखिए, तो आगरा शहर का तो स्थापना हो गया। किसने किया? सिकंदर लोदी। देखिए, नाम भी इसका बढ़िया है, सिकंदर लोदी। काम भी ठीक किया। इस सब के नाम है बहलोल है ने, तो कितना बढ़िया रहेगा। तो देखिए, सिकंदर लोदी। गज ए सिकंदरी मतलब ये मापने को जो मापा जाता है ने, गज नहीं देखते हैं जब खेत उत निकलने नापाता, फीट हो गया, गज हो गया, ऐसे करके नापाता है। तो जो मापा था उसको क्या रखा? सिकंदरे ए साहनी। क्या रखा? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी मापने के लिए गज ए सिकंदरी कहा जाता था। ग्रंथों को ये अनुवाद कराए। ये जो सिकंदर लोदी थे इन्होंने ग्रंथों को अनुवाद कराया। इन्होंने तजिया निकलने पे रोक लगाया। सिकंदर लोदी जो थे उन्होंने तजिया निकलने पे रोक लगवाया। क्या लगवाया? तजिया निकलने पे रोक लगाने वाले कौन थे? सिकंदर लोदी। तजिया जो देखते हैं मुहर्रम में तजिया है, जैसे हम नहीं देखते हैं हसल उसल करके ले जाता है तजिया, तो तजिया निकलने पे रोक लगा दिए थे। कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने रोक लगा दिया था। देखिए, इन्होंने महिलाओं को मज़ार में जाने से रोका। जो महिला थी उनको मज़ार में जाने से रोकते हैं कौन? सिकंदर लोदी। महिला जो कि महिलाएं मज़ार में नहीं जाएगी, ये कौन बोलते हैं? सिकंदर लोदी। बाद में महिला भी मज़ार में जाने लगी और आपका तजिया भी निकलने लगा, क्योंकि देखते मुहर्रम को कितना धूमधाम से मनाया जाता है। मुहर्रम को कुछ हिंदू लोग भी मनाते हैं, हिंदू लोग भी तजिया निकालते हैं और मुस्लिम लोग भी मुहर्रम को अच्छे से और धूमधाम से मनाते हैं। तो तजिया निकालने पर रोक महिलाओं को मज़ार में जाने से रोक लगा दिया। कौन? सिकंदर लोदी। देखिए, लोदी वंश में कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करता है और ना ही लोदी वंश में कोई योग्य शासक आता है। अब इसके बाद सिकंदर लोदी के बाद आप इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़िएगा तब तो आपको और तज्जुब होगा कि देखो कैसन कैसन पगला पगला सब आदमी था कि अपने सुल्तान को बाहरी आदमी से मरवा देता है। क्या? देखिए, कहा जाता है कि आप अपने घर में कुछ भी कीजिए लेकिन आप दूसरों को अपने घर की बातों में मत घुसाइए बाबू, नहीं तो क्या होगा? आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। यही बात होता है। देखिए, जब सिकंदर लोदी
जब सिकंदर लोदी के बाद जब इब्राहिम लोदी बैठते हैं गद्दी पे, दिल्ली के सुल्तान जब इब्राहिम लोदी बनते हैं तो इन्होंने ग्वालियर को जीता। इब्राहिम लोदी क्या करते, ग्वालियर को जीत लेते हैं। इब्राहिम लोदी क्या करते बाबू, ग्वालियर को जीत लेते हैं और मालवा पर आक्रमण करते हैं। मालवा पे आक्रमण करते हैं, लेकिन राणा सांगा और ये इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई होता है, आक्रमण होता है, लेकिन इब्राहिम लोदी जीत नहीं पाते हैं। क्या होते हैं, जीत नहीं पाते। अब ये दोनों में एक तरह से दुश्मनी की भावना जग गई। राणा सांगा भी कहते थे कि हम इब्राहिम्बा के मारेंगे और इब्राहिम भी कहता था कि हम ईराना के मारेंगे। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या थे, नफरत की भावना जग गई थी। इब्राहिम लोदी का कहना था कि हम राणा सांगा को एक दिन जरूर हराएंगे, राणा सांगा कहते थे कि हम इब्राहिम लोदी को हराएंगे। तो इस प्रकार से दुश्मनी फैली कब, जब मालवा पे ये इब्राहिम लोदी जब मालवा पे आक्रमण करते हैं और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच क्या हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। उसके बाद आलम खान जो इब्राहिम लोदी के चाचा होते हैं, आलम खान इब्राहिम लोदी के चाचा होते, ये भी जो था ना इब्राहिम लोदी को मारना चाहता था। क्या चाहता था, मारना चाहता था। और ये सब का एक ही मोटिव था कि इब्राहिम लोदी को हटाकर हम सत्ता पे बैठे, हम क्या करें, सत्ता मेरे अंडर में हो। लेकिन जानते हैं बाबू, आप जब कुछ करना चाहते तो अपने दम पे कीजिए, कोई और आदमी नहीं। जैसे कि आपको कुछ पाना है, आपके घर में किसी को हराना है तो आप खुद से हराइए, क्योंकि आप अपने घर में आप खुद से हराइए। ये थोड़ा कहिएगा कि हम गांव वाला के बुला के अपना घर वाला आदमी के मरवा देते हैं। तो वो गांव वाला है जो आपका दुश्मन ही है, वो क्या है, आपका अपना नहीं है। अगर आकर मारता है तो क्या हुआ, आपको भी साथ में मारेगा, पूरा परिवार को साथ साथ आपको भी मारेगा। और वो घर पे कब्जा कौन करेगा, दूसरा कोई। तो इसीलिए अपना घर का मैटर अपने ही सुलझाना चाहिए, ना कि दूसरे को क्या करके बुलाकर उसे सुलझवाना चाहिए। तब देखिए ये जो इब्राहिम लोदी है वो क्या करता है, इब्राहिम लोदी का दुश्मन देखिए, पहले तो राणा सांगा एक दुश्मन बना, दूसरा आलम खान लोदी जो इसके चाचा थे, इब्राहिम लोदी के चाचा, और तीसरा होता है पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी। देखिए एगो बेचारा इब्राहिम लोदी, एकरा पर कई गो आदमी मिलकर इसको मारे के निपटावे के प्लान में लगा। पहला राणा सांगा, अब दूसरा इसका चचवो लग गया। अब देखिए जब अपने लग गया तो ये सब तो गए रहे, इसको चचवो सोचता था कि हम इसको मरवा दे। और दूसरा पंजाब का जो सूबेदार थे वो भी दौलत खान लोदी को क्या करते थे, मारना चाहते थे। दौलत खान लोदी जो थे इब्राहिम लोदी को मारकर क्या करते थे, सत्ता हासिल करना चाहते थे। दौलत खान का भी यही मोटिव था, आपका जो उसके चाचा भी यही चाहते थे, और राणा सांगा भी इब्राहिम लोदी को हराना चाहते थे। तो ये तीनों की किया एगो मन बनाया, ये तीनों की किया एगो मोटिव, एगो तीनों मिलके सोचा काहे नहीं हम इसको कैसू न कैसू हटवाएं। तो ये की करता है, आपका राणा सांगा, दौलत खान और इनके चाचा आलम खान तीनों मिलके की करता है, जाता है बाबर के निमंत्रण दे देता है। जानते हैं बाबर हमको ने अपना घर, अपना देश के जो एक सुल्तान है इब्राहिम लोदी जो अभी यहाँ के राजा बनल हैं, उनको हटवाना है। देखिए ये सब तीनों अगर मिल के उससे लड़ता, तीनों मिल के लड़ता तो क्या नहीं जीत पाता, लेकिन ये सब अलगे दिमाग लगाया, जाके ये फरगाना के ये बाबर के बुलाया। अभी जो बाबर रहेगा ना, बाबर अपन शासन स्थापना कर देता है, और यहाँ बाप रे हमको बाबर, हुमायूं, अकबर सब पढ़े पड़ता है। यही सब तीनों के वजह से ये सब की जरूरत था कि जाके बाबर के बुलाया, ये सब अपने लड़ता, लेकिन न इसको बाबर के जाके बुलाया। बाबर झावर देखिए आता है, फिर कैसे बाबर के जाके बुलाता है, बाबर के पास निमंत्रण भेजा कि हम आपको निमंत्रण भेजते हैं बाबर, आप हमारे आइए और आकर एक जो सुल्तान है उन पे हमको क्या करना है, उनको हराइए और आप धन उन लूट के वापस चल जाइए। कि बोला धन उन लूट के वापस चल जाइए, आप हमको सत्ता सौंप दीजिए और इसको मार के आपको जितना धन लूटना है लूट लीजिए और चल जाइए। ये सब मिलके बोलते हैं।
और ये जो बाबर जो था वो अपने परेशान था। वहाँ वो फरगाना का छोटा सा राजा था, फरगाना का राजा था, उसने काबुल जीतना चाहा तो यानी फरगाना छूट गया, फरगाना जीतना चाहा तो काबुल छूट गया। मतलब बाबर परेशान था, बाबर यानी उन्हें ढनक रहा था। और ऐसा ही इसको निमंत्रण मिल गया, ये अपना सैनिक लेकर पहुंच गया, इब्राहिम लोदी के हरावे लगी। आया अपना भारत आता है बाबर और कहता है किसको हराना है, कहता है इब्राहिमा के मारना है। सब मिलके इब्राहिम लोदी को मरवावे चाह रहा था। सब मिलके कहता है कि इब्राहिम लोदी को क्या करो, मारो। तीनों मिलके इब्राहिम लोदी को क्या करो, मारो। अब तीनों मिलके अभी जो पंजाब का सूबेदार था वो की करता है, बाबर को घुसा देता है, भारत दिल्ली में घुसा देता है। बाबर भारत में प्रवेश कर जाता है और बाबर जैसे ही भारत में प्रवेश करता है इसका खबर इब्राहिम लोदी को नहीं पता लगता है, क्योंकि पंजाब का सूबेदार भी तो चाह रहा था कि बाबर को हराया जाए, चाह रहा था नहीं तो कैसे बेचारा पंजाब का जो सूबेदार था वो भी तो चाह रहा था कि इब्राहिम लोदी को हराया जाए। तो कैसे बेचारा इब्राहिम लोदी के पता चले, कहाँ नहीं जाता है कि घर का वेदी लंका ढाए, नहीं कहते बाबू घर का वेदी लंका ढाए। यानी कि हम कह सकते अगर आपके घर में ही कोई ऐसा दुश्मन छिपा हो जो दूसरे को बुलवा कर और आपको मरवा दे तो दुश्मन की क्या कमी। कोई ऐसा होता है जो अपना बनकर और क्या करता है, आपको ऐसा चोट पहुंचाता है जिसके लिए आप जिंदगी भर क्या रहिएगा, दूसरे के मुहताज रहिएगा। यही काम करता है सभी तीनों सूबेदार मिलकर क्या करता है, इब्राहिम लोदी पे आक्रमण कराता है। और ये जो बाबर था, बाबर अपना सेना लेकर इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करते हैं और आक्रमण करता है कैसा, बाबर वहां पत्थर उत्थर पहाड़ वहाड़ के एरिया में रहता था और यहाँ आया तो यहाँ जमीन समतल भूमि सब कुछ उसको मिला। वो की जानता था तोप बारूद उरूद का प्रयोग करना जानता था। बाबर ही जो था वो सर्वप्रथम भारत में तोप का और बारूद का प्रयोग किया। बारूद और तोप का प्रयोग कौन किया, बाबर जानते हैं इब्राहिम लोदी को कैसे हराया। इब्राहिम लोदी को बाबर पानीपत की प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में हराता है। प्रथम युद्ध होता है पानीपत में, किसका, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बेचारे इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं और बाबर क्या होता है, विजय होता है। इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं और क्या होते बाबू, बाबर का विजय होता है। देखिए कितना विश्वघात किया तब ना इसको बेचारा के मार दिया। राणा सांगा का पास ज्यादा शक्ति था तो राणा सांगा क्या होते, इब्राहिम लोदी से लड़ते और राणा सांगा यहाँ बाहरी आक्रमण तो नहीं ना होता, बाहरी लोग मुस्लिम तो आकर नहीं यहाँ पे राज करते, तो इस प्रकार से इनको हरा दिया गया। अब देखिए ये जो बाबर लड़ाई किया था, बाबर जो लड़ा था ने ये तुगलका नीति से बाबर क्या किया था, इब्राहिम लोदी से लड़ा था। इसका जो सैनिक था ये चंद्रकार आकार के तरफ फैला हुआ था। क्या हुआ था बाबू, चंद्रकार आकार में फैला हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं कि देखिए इधर भी सैनिक है, इधर भी सैनिक है। अगर युद्ध जैसे यहाँ पे युद्ध हो रहा और चारों ओर क्या है, सैनिक है। अगर कुछ सैनिक इधर है, कुछ सैनिक इधर है और कुछ सैनिक बीच में, अगर जो बाबर है, जो इब्राहिम लोदी है, बाबर पे आक्रमण करने के लिए सीधा अगर अंदर जाता है तो क्या करेगा, ये अंदर जाएगा और ये जितना भी इधर के सैनिक है सब मिलकर इसको घेर लेंगे और घेर कर इसको क्या कर देंगे, मार देंगे। इसी को कहते हैं तुगलका नीति से बाबर क्या करता है, इब्राहिम लोदी को हरा देता और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय होती है। उसके बाद बाबर नहीं जाता है, बाबर क्या करता है, यहीं रहकर मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है और बाबर जो था वो मुगल साम्राज्य का प्रथम राजा, प्रथम संस्थापक बनता है। अब हम इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में बाबर के बारे में जानेंगे। जय हिंद।